हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने क्या क्या देखा था। आपने बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जाना था कि कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के वृत्तीय कक्षा में किस प्रकार से घूमता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसका रेडियस कितना होता है, और जैसे जैसे हम कक्षक से परमाणु के नाभिक से जैसे जैसे हम क्या करते हैं, दूर जाते जाते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है ये कम होती जाती है। कारण आपको पिछले क्लासेस में बताया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे करने जा रहे हैं। हम उसके बारे में इस बार हमने क्या कहा था, जो तीसरा पॉइंट में कहा था कि उसकी जो एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो हम उसकी एनर्जी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बोर का जो परमाणु मॉडल है ये आगे चल करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से समझाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पढ़िए, चलिए। होगा तो जो घूम रहा होगा तो किसके कारण घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींच रहा था। कौन से बल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से। ये दोनों इसको क्या कर रहे थे, खींच रहा था। तो इनके बीच एक ऊर्जा तो किसके कारण आया, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा था तो ये इस बल को क्या कर देता है, घूमने में लगा देता है। क्या कर देता है, रोटेट करने में लगा देता है, रिवॉल्व करने में लगा देता है, घूमने में लगा देता है। इसके इर्द गिर्द चारों ओर क्या करने लगता है, घूमने में लगा देता है। तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ जाता है, जब उसके पास गति हो गया तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे, टोटल ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, टोटल ऊर्जा कहेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ही फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, इनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी का जो मान होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भी गतिज ऊर्जा यदि v वेग से गति कर रहा है, उसका मास m हो, तो ये किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। जहां v का वैल्यू ये है, तो हमारे पास जो v का वैल्यू है उसको हम रखते हैं। तो ये हो गया m और यहाँ पर v का स्क्वायर, तो z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई एम इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना 4 और नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख दें, एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और ये किसका मान है, काइनेटिक एनर्जी का मान है। किसका मान है, काइनेटिक एनर्जी का मान है। ठीक। अब जो मान हमको पता है उसको हम एक साइड लिख लेंगे, जो मान नहीं पता है उसको हम क्या कर लेंगे, अलग साइड लिख लेंगे। तो जैसे हमको किसका मान पता है काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी में देखो किसका मान पता है, m का मान पता है, e का मान पता है। तो इसको एक साथ लिख लीजिए। तो m का मान पता है, e का स्क्वायर का मान पता है, नीचे 8 का वैल्यू पता है, n का नहीं पता, h स्क्वायर का पता है और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का मान पता है। इतने वैल्यू हमको क्या है, पता है। जो नहीं पता है तो वो कौन है, जेड स्क्वायर का मान, ये क्यों है, बदलता रहता है। और एन स्क्वायर का मान, कि कौन सी कक्षा में घूम रहा है, ये बदलते रहता है। बाकी सब क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इन सब वैल्यू को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो ऊर्जा आया ये कितने के बराबर आया, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ना कि किसमें, जूल में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मान आया कितना आया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी कि पहले कक्षक में जो घूमेगा, यदि z का मान 1 हो जाए और n का मान 1 हो जाए, तो पहले कक्षक में जो घूम रहा होगा, यानी कि पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ ना, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी की कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1/1, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। यदि वो दूसरे कक्षक में चला जाएगा, यानी कि यहाँ कक्षक में चला जाएगा, तो वह m का मान कितना हो जाएगा, तो बट z का मान क्या रहेगा, अभी 1। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 1/4। तो ये किसके लगभग हो जाएगा, तो 3.12 के लगभग हो जाएगा, 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जैसे जैसे दूर जाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो इस कारण से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये तो बात हुई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। अब इसी में हम क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि हमारे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको कहा था कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, यानी कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के बारे में मैंने शुरू में बताया था, फिर बता देता हूँ। यदि कोई दो आवेशक Q1 और Q2 और उनके मध्य दूरी कितना हो, r हो, तो इनके मध्य जो लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल है ये किसके बराबर होता है, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² के बराबर होता है। और यहाँ पर हमको विद साइन यहाँ पर आंसर रखना होता है, किसके बराबर रखना है, विद साइन आंसर रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा, तो यहाँ पर एक आर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फोर्स मतलब एनर्जी बराबर क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस वहां से एक आर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा यहाँ पर मान 1/4πε0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आवेश कौन कौन सा है, इसके पास ZE आवेश है और इसके पास कौन सा आवेश है, -E आवेश है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा -E इंटू ZE डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास R। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये आया हमारे पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितने बराबर आ जाएगा ये, तो -ZE², सॉरी पहले इसको लिख लें, तो 1/4πε0 इंटू माइनस, सामने में लिख लेते हैं -ZE² डिवाइडेड बाई R। और R का वैल्यू हमको ये पता है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1/4πε0 इंटू यहाँ पर माइनस, ये हो गया ZE² डिवाइडेड बाई n² h²ε0, ठीक, डिवाइडेड बाई πmZE², ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, और कुछ कैंसल होना चाहिए क्या, देखो कुछ हो सकता है, नहीं कुछ और नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -z ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m/z² e² माइनस m/z² e², नीचे कितना है हमारे पास 4, और यहाँ पर n² h² और ε0 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ε0 का स्क्वायर। और कोई चीज बचा हो, मेरे ख्याल से नहीं बचा। तो -mz² e², नीचे क्या बचा 4, ये हुआ n², ये हुआ h², ये हुआ ε0 का गुणा, तो ε0 का स्क्वायर। अरे किसका मान है, पोटेंशियल एनर्जी का मान है, किसका मान है, पोटेंशियल एनर्जी का मान है। अब जिसका वैल्यू हमको पता है उसको हम एक साथ रखेंगे, और जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको हम साइड में कर देंगे। तो किसका किसका वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, e का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है क्या, देखो तो ये जैसा इसका है वैसे ही लग रहा है क्या, बस यहाँ नीचे में क्या है 8 है, वहां क्या है 4 है, तो इसको हम क्या कर देंगे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो -2, और ये देखो इसके बराबर आया है, तो इसका वैल्यू हमने क्या कहा था 13.6, देख लो फिर से हमने क्या कहा यहाँ पर m है ना, z² का लिख रहा हूँ a² डिवाइडेड बाई 8 h² ε0 का स्क्वायर, ठीक, और जो बचा था वो क्या था हमारे पास z² डिवाइडेड बाई n²। तो इसका वैल्यू हमने क्या कहा था, देखो 13.6 कहा था, तो इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, रख देंगे, तो -2 इंटू 13.6 इंटू z² बाई n²। ये भी इसका मान किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारे पास किसका मान आया, स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का, किसका मान आया, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो नोट करो, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा बचा है टोटल एनर्जी के बारे में, उसके बारे में बतलाएंगे, टोटल एनर्जी के बारे में क्या करेंगे, बतलाएंगे। नोट कर लियो, मैं मिटा रहा हूं इन सबको, क्या करता था, पानी का वो अंदर में चले थे ना, चिरा है करना बंद कर था, कहां से, लिक्विड
चलिए अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, यानी कुल ऊर्जा के बारे में। तो कुल ऊर्जा के बराबर आपने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मान कितना आया था, तो ये आया था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर, राइट। और इसका जो वैल्यू आया था कितना आया था, तो -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यदि मैं 2 मतलब 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को मैं क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो माइनस में आ जाएगा हमारा आंसर। कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये मान किस में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये किसका मान है, तो टोटल एनर्जी का मान है। किसका मान है, ये टोटल एनर्जी का। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आपने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कहें कि जेड का मान 1 हो, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं हम लगातार, क्योंकि जो बोर का मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के लिए लागू होता है। तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं इस कारण से बार बार। आप हीलियम प्लस एटम को भी ले सकते हो, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं को लेंगे। तो Z बराबर 1 और n बराबर 1 हो, तो हमारा जो टोटल एनर्जी होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा -13.6 इंटू 1/1, 1 का स्क्वायर तो मतलब 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो -13.6 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसका, तो यानी कि ये हमारा हुआ हमारा नाभिक, और इसके पहला कक्षक मतलब ये यहाँ रहा। और इसका जानते हो कि रेडियस कितना है, तो जानते हो रेडियस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा और बार बार। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूम रहा होगा, तो इसकी जो ऊर्जा है ये कितना है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि यही दूसरे कक्षक में घूम रहा हो, तो जेड का मान तो एक ही रहेगा, एन बराबर दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरे कक्षक में घूम रहा हो, यहाँ पर घूम रहा हो, दूसरे कक्षक में घूम रहा हो इलेक्ट्रॉन, तो n का मान यदि क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी का मान, तो टोटल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 इंटू 1/4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो -3 4 × 12 और 4 × 16 है ना, 4 × 12 और 4 × 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और यदि यही तीसरे कक्षक में घूमने लग जाए, यानी कि यहाँ पर घूमने लग जाए इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी का मान, तो टोटल एनर्जी का जो मान होगा ये क्या होगा, -13.6 इंटू 1/9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 × 5 = 45, फिर एक बचा, तो 9 एकम 9, तो ये 1.5 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और आगे जाओगे तो और कम होता जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका अर्थ क्या है कि यानी कि यहाँ देखो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कक्षकों में 1 से 2, 2 से 3 जाते जा रहे हैं, तो ऊर्जा का मान क्या होता जा रहा है, यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। सबसे कम ऊर्जा किसका कहेंगे, तो पहले वाले का, उसके बाद किसका, दूसरे वाले का, उसके बाद किसका, तीसरे वाले का। तो यदि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे देते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को 13.6 प्लस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हैं, तो वो इस नाभिक से फ्री होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ करके वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। देखो हमने जो बातें कही थी, ये 5वें पॉइंट में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन ना तो किसी से ऊर्जा ग्रहण करेगा, ना ही किसी को ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, वो जिस कक्षक में घूम रहा है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो फिक्स है कि नहीं है, 13.6 है, इसके बाद 3.4 है, उसके बाद 1.51 है। ऐसा है क्या कहीं पर कि 9.1 हो या 10.2 हो, ऐसा कहीं पर है क्या, नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर किसी का जो ऊर्जा है ये क्या है, फिक्स्ड है। हर किसी का ऊर्जा क्या है, फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है। तो जो हमने शुरू में कहा था तीसरा पॉइंट, ये यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है मतलब प्रूफ होता है कहने का मतलब। तो यानी कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन को यदि तुम 13.6 ऊर्जा देते हो, ये इसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, यानी कि बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को यदि हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ये समझो कि उसके पास लोन था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यदि तुम उसको दोगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, बंधन ऊर्जा से मुक्त हो जाएगा। दूसरे वाले में घूम रहा होगा, उसको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दो, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल करके बाहर चला जाएगा। तीसरे वाले को 1.51 दे दो, उसको वो क्या हो जाएगा, लेकर के वो आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा इस तरह है। ये तो बात हुई किसकी, इनकी बात। अब इसी में हमारा जो छठवां पॉइंट होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि आयनन ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया। तो कितना कितना ऊर्जा दे सकते हो, तो पहले वाले में होगा तो 13.6, दूसरे वाले में होगा तो 3.4, तीसरे वाले में होगा तो
1.51। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ आया। अब चौथा पॉइंट इसमें क्या कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण भी कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट हमने क्या कर दिया, फ्लॉ में डाल दिया। पांचवा पॉइंट गलत नहीं है, उसने क्या कहा था कि जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो उस कक्षक का ऊर्जा फिक्स है। यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, यदि इलेक्ट्रॉन को क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, तो वह उस कक्षक में नहीं रहेगा, वो क्या चला जाएगा, उसके अगले कक्षा में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम कहें कि आप यदि 10th क्लास में थे, आप कहाँ थे, 10th क्लास में थे, आप यदि पास हुए तो आप कहाँ चले गए, 11th क्लास में चले गए। 11th पास करेंगे तो कहाँ चलेंगे, 12th में। यदि फेल होते हैं तो फिर से 11th में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा तो अपने से ऊंची ऊर्जा वाला, यानी कि अपने से ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो देता है तो अपने से कम ऊर्जा वाले कक्षक में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब ये ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऊर्जा यानी कि ग्रहण करके अगली कक्षक में जाता है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था में चला गया कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह अपने से उच्च ऊर्जा वाले क्या हो जाएगा, कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। अपने से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, या फिर ये एक्साइटेशन लिख सकते हैं यार, उत्तेजना थोड़ा सा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना है ना, या इंग्लिश में इसको आप कैसे कह सकते हो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया, अब वो वहां पर नहीं रहेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना, यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो वह अपने से निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अपने से निम्न ऊर्जा वाले में, इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऊर्जा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो उत्तेजना है ये क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ऊर्जा खो देगा तो अपने से निचले ऊर्जा वाले कक्षक में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब ये ऊर्जा कितना ग्रहण करेगा, कितना लूज करेगा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मिटाओ इन सबको, चलो मिटाता हूं मैं इन सबको, नोट डाउन कर लिए थे मेरे ख्याल से आपने। चलो, तो मैं कहता हूं कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ऐसे पहले कक्षक था, ये नाभिक था, ये उसका पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक और आगे चौथा हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो इसकी ऊर्जा कितनी थी, -13.6, दूसरे में कितना था, -3.4, तीसरे का कितना था, -1.51 और चौथे का तुम 13.6 को 16 से डिवाइड कर लो लगभग, तो ये कितना आ जाएगा, तो 16 शून्य हो सकता है, तो 16 8 128, 16 8 128, 8 बचा 16 पंचे 80, तो इलेक्ट्रॉन तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा चौथे वाले का कितना हो जाएगा, तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में जाना है, पहले कक्षक से किस में जाना है, दूसरे कक्षक में जाना है, तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए। मैं मान लेता हूं कि इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करता हूं, एनर्जी दे देता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करता हूं, एनर्जी देता हूं। तो -13.6 में तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दे दी,
तो उसके पास कितना बचेगा 5, 13 5 का कितना 8। तो -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई कक्षक है क्या? देखो -13.6 के बाद डायरेक्ट क्या है -3.4, यानी कि कक्षा में तुमने 90 से 90 नंबर लाया है तो ठीक है, 90 से कम यदि 85, 87 या 88 कुछ होता है तो आप ना ही 90 वाले रह जाएंगे ना ही आप 80 वाले में रह जाएंगे, दोनों के बीच में फंस कर रहेंगे। तो दोनों के बीच में कहीं पर भी आपको बेंच यानी कि आपको कहीं पर भी नहीं बैठाऊंगा मैं, कहां कर दूंगा बाहर निकाल दूंगा। ऐसे ही आप यदि 80 और 70 के बीच में कोई नंबर ला लेते हैं, यानी कि 75 ला लिया या 77 ला लिया या 71 ला लिया, तो मैं आपको कहीं पर भी नहीं बैठाऊंगा, आप कहां चले जाएंगे निकल जाएंगे। यदि आपको आंसर लाना है यानी कि आपको जो मार्क्स लाना है वो किस में लाना है, या तो 70 लाना है या तो 80 लाना है या तो 90 लाना है, इस टर्म्स में आपको वैल्यू लाना है, बीच में कहीं पर भी आप नहीं रुकेंगे। या फिर मैं इसको कहता हूं कि यदि मैं इसको 10 वोल्ट 10.2 वोल्ट एनर्जी देता हूं, ठीक है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मैंने क्या किया इसको एनर्जी दिया, तो कितना बचेगा 5 में 2 गया 3, 13 10 गया कितना 3, तो क्या 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? नहीं, तो ये भी इसको ग्रहण नहीं करेगा, ये इसको ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो एक्सेप्ट किसको करेगा? जब तक उसका वैल्यू 3.4 के लगभग नहीं आ जाएगा तब तक वो उसको क्या करता रहेगा चलाते रहेगा। तो यानी कि वो क्या करेगा 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेगा ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दूसरे में पहुंच जाएगा। तो पहले से दूसरे में जाने के लिए यहाँ पर क्या है ऊर्जा फिक्स्ड है, तो E1 प्लस डेल E करके कह सकते हो। हर किसी का जो डेल E है ये हो सकता है अलग अलग आए, ठीक है, हर किसी का जो डेल E है ये क्या हो जाए अलग अलग आए। तो यानी कि E1 में है तो उसको डेल E एनर्जी आप दोगे तो वह E2 कक्षक में क्या कर जाएगा प्रवेश कर जाएगा। तो डेल E बराबर क्या होगा यहाँ पर E1 E2 माइनस E1 है ना, E2 माइनस E1 यहाँ पर ऐसे प्रवेश कर जाएगा। तो ये अलग अलग कहानी है इनकी। तो पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश करने के लिए उसको इन दोनों के बीच का अंतर को क्या करना पड़ेगा पाना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा पहले से दूसरे में दूसरे से तीसरे में और पहले से चौथे में जाना है तो इतना ऊर्जा उसको क्या चाहिए ग्रहण करेगा, तभी वो क्या करेगा जा पाएगा। समझ आया? ऐसे ही E2 को ग्रहण करोगे डेल E ऊर्जा दोगे तो कहां जाएगा डेल E3 में जाएगा। ऐसे E3 को डेल E ऊर्जा दोगे तो क्या हो जाएगा E4 में जाएगा। ऐसे इस प्रकार से चलेगा। ठीक, समझ आया यहाँ तक? अब जो रदरफोर्ड ने क्या किया था समझा नहीं पाया था, दूसरा पॉइंट वो क्या था उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या उसी को हम क्या कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको इन्होंने अपने तरीके से समझाया, किसने बोर ने। उसने क्या कहा कि चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्या है एक ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर एक क्या है हमारे पास एक ट्यूब है और इसके अंदर मान लेते हैं कि हम क्या कर देते हैं हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं भर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं इसके अंदर व्हाइट लाइट प्रवेश कराते हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश इसके अंदर क्या करते हैं प्रवेश कराते हैं। तो हमने देखा कि इधर हमारे पास हो सकता है रेड कलर का, हो सकता है ऑरेंज कलर का, हो सकता है येलो कलर का रंग दिखे। यहाँ पर स्क्रीन पर हमको रेड ऑरेंज और येलो दिखे। ब्लू नाम का कोई कलर नहीं रहा होगा, है ना, ब्लू नाम का कोई कलर दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि रेड ऑरेंज येलो ना दिखाई दे, हो सकता है केवल हमको केवल क्या दिखाई दे ब्लू दिखाई दे, हो सकते हैं हमको केवल क्या दिखाई दे ब्लू कलर ही दिखाई दे, बाकी कलर गायब हो। तो इसका मतलब क्या है पहले वाला जो था तो उसको क्या था कि जो हाइड्रोजन गैस के जो एटम थे यानी कि वहां के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको जो बाकी कलर थे रेड ऑरेंज येलो ये सब कलर क्या थे पसंद आ गए, तो उसको उसने क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया और बाकी जो ब्लू कलर वगैरह था वो पसंद नहीं आया तो उसने उसको क्या कर लिया रिजेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। जो अभी बता रहा था कि किसको एक्सेप्ट करेगा किसको नहीं करेगा, तो वैसे ये भी है। ये बस मैं आपको कलर से एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं वेव्स होते हैं, जिसमें क्या होता है गामा रेस होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, तो बहुत सारे वेव्स होते हैं। तो ये कुछ दिखाई देते हैं कुछ दिखाई नहीं देते, तो इसको मैंने जस्ट एग्जांपल से समझाया था। तो आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। पूरा टॉपिक मैंने इन डिटेल आपको समझाया है। क्लास 12 के भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप कॉलेज में भी चले जाइए तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ेगा, पूरा इन डिटेल समझाया है आपको दोनों पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।